बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, उमापति महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल की, पवन पुत्र हनुमान की, प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। आज पूज्य सदानी दरबार में हिंदू जन जागृति समिति द्वारा आयोजित इस धर्म महाधिवेशन में मंच में विराजमान पूज्य संत श्री युधिष्ठिर आदि महाराज, पूज्य रामबाला दास जी महाराज, पूज्य श्री महामंडलेश्वर सर्वेश्वर दास जी, श्री रंजीत सावरकर जी, श्री प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी, श्री सुनील धनवड़ जी, अमित चिमनानी जी और देश भर से पधारे सभी संतवृंद और देश भर से पधारे हमारे सभी हिंदू धर्म शुभचिंतक भाई बहनों और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले संतों के चरणों में सत सत नमन करता हूं और प्रभु श्री राम का ननिहाल और माता कौशल्या का मैके छत्तीसगढ़ और वो भी सदानी दरबार को इस अधिवेशन के लिए चयन करने के लिए हम हिंदू जन जागृति समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, आभार व्यक्त करना चाहेंगे। और मैं देश भर से पधारे सभी संतों का हृदय से छत्तीसगढ़ की इस पावन धरती में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं तो सिर्फ इस अवसर का लाभ लेने के लिए यहाँ पर आया हूं। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि देश भर से यहाँ पर संत वृंद पधारे हैं, तो उनका दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं कि जो जिम्मेदारी एक गांव के छोटे से और वो भी जनजातीय समाज में पैदा हुए व्यक्ति को मिला है, मुख्यमंत्री का दायित्व और छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता जो विश्वास किए है, तो उनके विश्वास में आप सब लोगों के आशीर्वाद से खरा उतर पाऊं, ये आशीर्वाद लेने आप सब लोगों से मतलब मैं यहाँ पर आया हूँ। और इस अधिवेशन में आज दिन भर धर्म की जागृति, धर्म रक्षा, मंदिर सुरक्षा, गौ रक्षा जैसे विषयों पर हमारे संतों का विचार सुने हैं और आगे और भी सुनेंगे। मैंने जैसा कहा कि आप लोगों के दर्शन के लिए आया हूं, तो बड़ा सौभाग्य है कि आज रंजीत सावरकर जी यहाँ पर पधारे हैं, उनका स्वागत है। मुझे मालूम है जब वो 2004 से 14 के बीच में यूपीए की सरकार थी केंद्र में, तो उस समय अंडमान निकोबार में एक चौक में वीर सावरकर जी का उस नामकरण था उस चौक का, और उस चौक में पीतल का पट्टिका लगा था, लेकिन उस समय की सरकार ने उसको उखड़वा दिया था और हम सब लोग देश भर के बीजेपी के सांसद और विधायक वहां पर गए हुए थे और गिरफ्तारी दिए थे। तो आज उस परिवार के रंजीत सावरकर जी का पहली बार ही मुलाकात और दर्शन हो रहा है, तो उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और जैसा मैंने कहा कि ये छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का मैके है और प्रभु श्री राम
अपने 14 साल के वनवास काल का अधिकांश समय हमारे छत्तीसगढ़ की धरती में बिताया है, करीब 10 वर्ष। और जो दंडकारण्य का प्रसंग आता है, आज जो अबूझमाड़ है, 5000 वर्ग किलोमीटर में जो घना जंगल है, वही दंडकारण्य कहलाता था। तो ये सौभाग्य हम छत्तीसगढ़ वासियों को मिला है। और यहाँ पर 1.5 साल से पहले 15 साल हम लोग की सरकार रही है, अभी 1.5 साल से फिर यहाँ की जनता के आशीर्वाद से हम लोग सरकार में हैं। तो एक तो यहाँ की जनता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातों पर विश्वास किए और उन्होंने जो वादा किया उसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। तो 1.5 वर्षों में जो भी वादा था हम लोगों का, प्रधानमंत्री आवास से लेकर किसानों का धान खरीदने का, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देने का, और 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को हम लोग मातारी बंधन का 1000 रुपया हर महीना देते हैं। 5.5 लाख भूमिहीन जो मजदूर हैं उनको 10,000 रुपया देते हैं। जनजातीय समाज जो 12-13 लाख परिवार है जो तेंदुपत्ता से जुड़े हैं, उनका कीमत 4,000 से 5,500 मानक पूरा किए हैं। चरण पादुका योजना, बोनस, ये सब सारा मोदी की गारंटी का काम हम लोगों ने पूरा किया है। उसके बाद एक बड़ा चैलेंज था इस प्रदेश का, यहाँ पर जो नक्सलवाद है, कहीं कि उसके समाप्ति के बिना छत्तीसगढ़ का विकास संभव ही नहीं था। और बड़ा सौभाग्य हम लोगों का कि डबल इंजन की सरकार भी है। और 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और उसके अगले ही महीना जनवरी 2024 में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी छत्तीसगढ़ पधारे और पूरा एक समीक्षा बैठक हुआ। तब पता चला कि जो देश में नक्सलवाद है उसका 77% छत्तीसगढ़ में बचा है और बाकी जो 23% था वो बाकी के प्रदेशों में था। वो आपका उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये सब में था। बाकी 77% नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बचा था। और उसका कारण ये था कि उसके पहले जो सरकार थी 5 साल तक उनका केंद्र सरकार को कोई भी सहयोग नहीं मिला, इसलिए यहाँ पर नक्सलवाद से लड़ नहीं पाए और 77% नक्सलवाद यहाँ पर बचा था। लेकिन डबल इंजन की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प इस नक्सलवाद को समाप्त करना है और एक डेट भी तय कर दिए कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और उसके अनुसार सारे कार्यक्रम भी बने। JTF ज्वाइंट टास्क फोर्स, इसका भी गठन हुआ और उसके कारण मजबूती के साथ हम लोग नक्सलवाद के साथ लड़ पा रहे हैं। और आज आप सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि 1.5 वर्षों में हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ा है। और आज माओवाद के, नक्सलवाद के बड़े बड़े बसोरा जो सबसे बड़ा हेड था माओवाद का, पोलिट ब्यूरो का सदस्य था, वो भी न्यूट्रलाइज हुआ और करोड़ों के इनामी न्यूट्रलाइज हुए, सब मारे गए। लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। अभी कल भी 4 नक्सली मारे गए हैं, उसके 1-2 दिन पहले फिर 6 मारे गए। तो लगातार ऑपरेशन से सफलता भी मिल रही है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि नक्सलवाद की कमर टूट गई है और नक्सलवाद अंतिम सांस ले रहा है। और मुझे तो पूरा भरोसा है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 का, वो निश्चित रूप से उनका संकल्प पूरा होते दिख रहा है। और उसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ बड़ा तेजी से विकास करेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ बहुत संपन्न प्रदेश है, खनिज संपदा से भरपूर है। 44% भूभाग यहाँ का वनों से आच्छादित है। सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहाँ पर हैं।
यहाँ की धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनत कश किसान है, तो बहुत संपन्न प्रदेश हो सकता है। तो ये सब आप सब लोगों के आशीर्वाद से जो जनता ने विश्वास करके हम लोग को सरकार में बैठाई है, तो हम लोग वो सब करेंगे। और एक विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का संकल्प लिया है, तो हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ 2047 का एक विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं और बहुत तैयारी के साथ करीब 1 लाख लोगों से सलाह मशुरा करके, सबसे, युवाओं से, महिलाओं से, किसानों से, मजदूरों से, व्यापारियों से, सबसे सलाह मशुरा करके ये विजन डॉक्यूमेंट हम लोग तैयार किए हैं। तो निश्चित रूप से इस छत्तीसगढ़ को हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में भी खड़ा करेंगे। नई उद्योग नीति भी लाए हैं और नई उद्योग नीति में विशेषकर हमारा जो बस्तर और सरगुजा संभाग है, और बस्तर तो नक्सलवाद के कारण विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ा रहा, वो सबको विशेष फोकस किए। हमारे ST SC, दिव्यांग, महिलाएं, उनको विशेष नई उद्योग नीति में प्रोत्साहन देने का व्यवस्था है। और ये 6 महीने में ही करीब 6.5 लाख करोड़ का हम लोग को निवेश प्रस्ताव पास हो, मतलब मिल चुका है प्रस्ताव, और उसमें काम भी शुरू हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि खाली प्रस्ताव मिले, काम भी यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। तो हम लोग बहुत उन्नत प्रदेश इसको बनाने वाले हैं। साथ ही सनातन कैसे यहाँ पर मजबूत हो, उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर राजीव कुंभ होता है, पिछले समय में उसका स्वरूप बदल दिया गया था, लेकिन 1.5 वर्षों में जैसे ही हम लोग सरकार में पुनः आए, तो फिर उसको जो त्रिवेणी संगम है राजीव, वहाँ पर राजीव लोचन भगवान जी हैं। और वनवास काल में ये है कि सीता माता स्वयं अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना वहाँ पर की है, कुलेश्वर महादेव हैं। तो वहाँ पर फिर से हम लोग राजीव कुंभ को भव्य कर रहे हैं। यहाँ पर रामलला दर्शन योजना शुरू की है, क्योंकि प्रभु श्री राम का ननिहाल है। तो जब अयोध्या में भगवान विराजित हुए भव्य मंदिर में, तो विशेष खुशी हम लोग को हुई, क्योंकि हम सब लोग प्रभु श्री राम को भाचा मानते हैं। और अभी तक 22,000 से ज्यादा राम भक्त रामलला दर्शन योजना का लाभ ले चुके हैं। और इस साल भी अभी कुछ दिन पहले ही रायपुर से एक ट्रेन उसके लिए स्पेशल है, जिसमें 850 राम भक्त एक बार में जाते हैं, वो भी शुरू हो गया है। एक हम लोग मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी लागू किए हैं। हमारे बूढ़े बुजुर्गों की इच्छा होती है कि अंत समय में एक बार कोई तीर्थ व्रत कर लें, गंगा स्नान करके आ जाएं। तो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना जो पिछली सरकार में बिल्कुल बंद थी, उसको फिर से हम लोग लागू किए हैं। और इसमें 60 साल ऊपर के जो बुजुर्ग हैं या दिव्यांग परित्यक्ता हैं, तो उनके लिए कोई उम्र का प्रतिबंध नहीं है। तो 19 जगह चिन्हित किए हैं पूरे देश में। 19 जगह जो तीर्थ यात्रा है, वहां पर लोग अपनी इच्छा से तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। तो ये सब काम हम लोगों ने किया है। और हम लोग गौपालन को भी यहाँ पर बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोग NDDP जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, उससे समझौता किए हैं। और अभी प्रदेश के 6 जिले में 1 जून से परिवार को गाय देना हम लोग प्रारंभ किए हैं। वो भी देसी नस्ल की गाय, साहीवाल और गिर नस्ल की गाय देना शुरू किए हैं। और इसका देखभाल हमारे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के लोग करेंगे कि कैसे उनको पालना है, बीमार हो गई तो कैसे देखभाल करना है। वो दूध का संकलन भी वो लोग करेंगे। तो इस तरह से पशुपालन को भी बढ़ावा देने के लिए काम हम लोग छत्तीसगढ़ के अंदर में लिए हैं। तो सब सनातन को मजबूत करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। और गौ माता के विषय में भी बात आई है, तो आज सड़कों में विचरण करते दिखती हैं। तो उसके लिए भी अभी 1 सप्ताह पहले ही हमने समीक्षा किया है। वैसे तो गौ सेवा आयोग यहाँ पर गठन किए हैं, उनका भी काम है, लेकिन फिर भी क्योंकि ज्यादातर ये नगरीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। नगरीय क्षेत्र में थोड़ा सा हम बार बार कहते भी हमारे लोगों को
कि भाई हम लोग गौ माता की जय बोलते हैं, और जब गाय दूध देती है तब तो बढ़िया प्यार से हम अपने घरों में बांधकर दूध निकालते हैं, दूध पीते हैं। लेकिन जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो लावारी छोड़ देते हैं सड़कों पर विचरण करने के लिए और मतलब कटने मरने के लिए। तो इस पर भी थोड़ा सा हमारे हिंदू भाइयों को चिंतन करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमने निर्देशित किया है कि अब कोई गाय, कोई मवेशी सड़कों पर नहीं दिखना चाहिए। और ये सौभाग्य का विषय है कि वैसे हमारे प्रदेश में करीब 125 पंजीकृत गौशाला है, और उसको भी हम लोग अभी 1.5 साल में जो चारा का उनको मिलता था, प्रति मवेशी 25 रुपया मिलता था, उसको 10 रुपया बढ़ा दी, 35 रुपया प्रति मवेशी किए। और जो 20 लाख का जो इनके सीलिंग था कि 20 लाख से ज्यादा किसी गौशाला को नहीं मिलेगा, तो उसको भी 5 लाख बढ़ा के 25 लाख ऐसा किए। और नगरीय क्षेत्र में भी गौशाला हैं, 100 से ऊपर गौशाला हैं। तो सभी नगरीय निकाय को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने शहर में कोई मवेशी दिखना नहीं चाहिए, सबको आप गौशाला के अंदर रखिए और उनको खिलाइए पिलाइए। तो हमको लगता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में अभी जो बात आई यहाँ पर कि सड़कों में गाय और मवेशी चलते हैं, तो ये देखने को नहीं मिलेगा। तो इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और जहाँ तक धर्मांतरण के खिलाफ में कानून लाने की बात है, तो वैसे तो हमारे प्रदेश में है, लेकिन इसको और मजबूत करने की आवश्यकता है और पूरा ड्राफ्ट तैयार है। आने वाले विधानसभा के सत्र में निश्चित रूप से ये विधानसभा में आएगा और इसको हम लोग पास करेंगे। तो ये भी मैं आश्वस्त करता हूँ। और कुरकुरी का भी जिक्र आया, और मैं वहीं से आता हूँ। जसपुर जिला जो छत्तीसगढ़ का पूर्वी जिला है, उसके बाद उधर झारखंड और उड़ीसा लग जाता है। और जैसा सुनील जी ने कहा कि वहां पर एशिया महाद्वीप का 2nd लार्जेस्ट चर्च है, ये बात सही है। और वहीं से हमारे प्रभु प्रताप सिंह जूदेव जी हैं, और इनके पूज्य पिता श्री कुमार दिलीप सिंह जूदेव जी जो घर वापसी कार्यक्रम शुरू किए उसके नायक हुए। एक राजा होते हुए भी वो लाखों लोगों का जो धर्मांतरित हो गए, उनका पैर अपने हाथ से धो धो के उनको फिर से हिंदू बनाने का काम किया। तब आज जाके जसपुर बचा, नहीं तो वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो जाते हैं। और उस क्षेत्र का ये भी सौभाग्य है कि वहां पर जो अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम है, इसका केंद्रीय कार्यालय जसपुर है। आज गांव-गांव में कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता हैं, और हम लोग भी बेसिकली कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता हैं। हम लोग भी शुरुआत कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता के रूप में किए हैं। तो इनका गांव-गांव में प्रभाव है, तो इस कारण से उस क्षेत्र को बचा पाए हैं। आज घर वापसी के काम को आगे हमारे प्रभु प्रताप सिंह जूदेव जी आगे बढ़ा रहे हैं, तब जाके वो क्षेत्र बचा है। तो कुल मिला के सबको मिलके काम करना है। अभी अभी हम लगातार मंदिरों का निर्माण हो, इस पर भी ध्यान दे रहे हैं। कई जगह तो अभी जो महतारी बंधन योजना में हम लोग पैसा दे रहे हैं, उसमें भी महिलाएं चंदा कर करके, सारंगढ़ का एक गांव है दानसरा, वहां पर गांव भर की महिलाएं महतारी बंधन का पैसा चंदा करके मतलब श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू कर दी। तो ऐसा भी हो रहा है। अभी हम ही करीब 48 मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए स्वीकृति दिए। तो धीरे धीरे सब काम भी छत्तीसगढ़ के अंदर में कर रहे हैं। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, क्योंकि और भी कई पूर्व संतों का विचार यहाँ पर सुनने को मिलेगा। आप सभी लोगों का आशीर्वाद आपके इस बेटा को, भाई को मिले, ताकि जो आप लोगों का भी एक जो इच्छा है, जो भरोसा है, पूरे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों का जो भरोसा है, उसमें खरा उतर पाए। इतनी ताकत आप सब लोगों के आशीर्वाद से ही मिलेगा। और वही लेने में यहाँ पर आया था। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का, देश भर से आए संतों को नमन करते हुए और आप सभी हिंदू धर्म के शुभ चिंतकों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।